हेलो और स्टडी रूम में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जन राष्ट्रवाद यानी कि मास नेशनलिज्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहे संघर्ष में धीरे धीरे एक जनता आंदोलन में तब्दील होने लग गया था। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी बड़ी संख्याओं में आंदोलनों में जुड़ने लग गई थी। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया था। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को जो उनका सक्रिय समर्थन था वो देने लग गए थे। ऐसा क्यों हुआ? तो हम पहले विश्व युद्ध के प्रभाव से इसको हम रिलेट करेंगे। तो जो पहला विश्व युद्ध था उसमें भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वे बहुत ही ज्यादा बदल दी गई थी। ठीक है, ये युद्ध की वजह से जितनी भी ब्रिटिश सरकार थी और उनके रक्षा व्यय में भारत का इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। ठीक है, अब जब कर बढ़ चुका था किस चीज पे? व्यवसाय पर और निजी आय। इन दोनों चीज पे, क्योंकि उनको जितनी भी लॉस हुआ था या जितना भी घाटा हुआ था वॉर में या जो युद्ध हुआ था विश्व युद्ध में, उसके लिए उन्होंने कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय के इजाफे में तथा युद्ध की जो आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की जो चीजें थी उस पर भारी उछाल आ गया था। तो क्योंकि बेसिकली जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जो भी नेसेसरी सामान होता है उसमें बहुत ही महंगी हो गई वो चीजें। ठीक है, चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो चुकी थी। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप अध्याय 7 जो हमने 7वां अध्याय करा था उसमें हमने देखा था कि कैसे युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं तो जो थी, जैसे जूट की बोरे, कपड़े, पंटियां, ये सब की मांग बढ़ चुकी थी। जबकि बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप उद्योगों में उछाल आया। जितने भी साम्राज्यवादी सेना के लिए जो सिपाहियों की जो भर्ती थी उसके लिए गांवों पर दबाव डाला गया था। तो युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा विवश कर दिया था। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में जितने भी सिपाही थी उनको भर्ती करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऐसे सिपाही थे जो युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह से शोषण कर रहे हैं। उसके फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे, क्योंकि हम बहुत सारे जो भारतीय थे वो बहुत देशों में जाकर लड़ रहे थे और उन्होंने देखा कि कैसे दूसरे देशों में भी बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो उनको ये चीज रियलाइज हुआ कि कैसे हमें भारत में भी अब इस चीज का विरोध करना चाहिए, इस औपनिवेशिकता या औपनिवेशिक शासन का। तो इसके अलावा 1917 में रूस में एक क्रांति हुई। ठीक है, रूस में क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। अब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे दक्षिण अफ्रीका से लौटते वक्त महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों का नेतृत्व करा। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे और वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसा आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी एवं ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर, सब तरह के जितने भी जो भारतीय थे उनसे मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों को समझने लगे, उन्होंने क्या तकलीफ देखी है उनको देखने लगे। ठीक है, तो उनकी जब उनकी शुरुआत हुई तो शुरुआत में वे सबसे पहले बिहार के चंपारण में गए और उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मतलब चंपारण से शुरुआत करते हुए खेड़ा में जाते हुए अहमदाबाद के आंदोलनों में जितने भी
आंदोलन हुए उसका नेतृत्व कर। तो इन आंदोलनों की वजह से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से भी परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल के जो मजदूर थे, मिल के मजदूरों की हड़ताल पे सफलतापूर्वक आइए अब 1919 से लेकर 1922 के बीच के जो आंदोलन है उनमें कुछ गहराइयां देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम रॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हॉल ही के पारित किए गए जितने भी रॉल्ट कानून थे उसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करा, ठीक है। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने पर पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया जा सकता है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य ऐसे नेताओं का मानना यह था कि जो भी सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने इस कानून को शैतान का कारतूस, तो इस कानून को, जो रॉल्ट कानून था, उसको शैतान का कारतूस भी घोषित कर दिया था, ठीक है। और इसी चीज को एक अहिंसा पूर्वक दिवस के रूप में, अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 में, ठीक है। रॉल्ट की अहिंसक विरोध के दिन में रूप में मानने के लिए कहा जाता है, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। अब रॉल्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ऐसे मोटे तौर पर शहरों तक ही ये चीज सीमित थी। तो क्या हुआ? अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलनों को या जितने भी इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। ये बैसाखी के दिन की बात है। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन 1919 में ये चीज घटना घटी थी। उस दिन अमृतसर के जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किए गए हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा थे। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताया और नाइटहुड के बारे में वे वापस लौट चुके थे। तो उन्होंने मतलब अपना जो उनको नाइटहुड मिला था, जो सर का टाइटल मिला था, वो उन्होंने वापस दे दिया। तो इस जो पूरी घटना हुई थी, बहुत सारे जो नेता थे वो गिरफ्तार भी हुए थे, बट वो जरूरी नहीं था क्योंकि बहुत लोग मर गए थे और उनके पास कोई भी बंदूकें या कोई भी हथियार थी नहीं कि वे अपने आप को बचा सके। जनरल डायर ने ओपन फायर करा। सारे लोग बैठे हुए थे वहां पे, औरतें थी, बच्चे थे, बहुत सारे लोगों को सीधा मार दिया गया और बहुत लोग यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ एक वेल था, कुआं था, बहुत लोग उस कुएं में कूद के भी अपनी जान दे दी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इन बुलेट से या फिर ये जो बंदूकों से उनकी मौत जाए, तो उन्होंने कुएं में देके अपनी जान दे दी। बहुत ही मतलब हत्याकांड बहुत ही दयनीय था और बहुत ही इतिहास में इसको जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें हमेशा हम इसको याद रखते हैं। खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने खिलाफत नेताओं को मोहम्मद अली और शौकत अली के एक पूर्ण सहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए उन्होंने आह्वान का समर्थन किया, जिससे 1921 से 1922 में गति प्राप्त की। गांधी जी ने कांग्रेस से यह भी आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए जो अत्याचार है, यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, और खिलाफत के मामले में जो भी हुए अत्याचार है उसके विरोध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। लोगों की पहलकदमी। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, फिर शराब की दुकानों में घेरेबंदी हुई, वन सत्याग्रह हुआ, खिलाफत और असहयोग गठबंधन हुआ, गुरुद्वारों से भ्रष्ट
माफ कीजिएगा, गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंत को हटाने का मांग, और असम में बंगाल मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। तो कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसा विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और जो भी समूह थे उनमें गांधी जी को आह्वान में अपने हिसाब से अर्थ निकालने और इस तरह के रास्ते अपनाने के लिए गांधी जी के जो विचार है उससे मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहा। ठीक है, तो कुछ उदाहरण यही है यहाँ पे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात के जो पट्टीदार किसान है उसको अंग्रेजों द्वारा थोप दिया गया। भारी लगान के खिलाफ अहिंसा अभियान चलाया गया। ठीक है, अब तटीय क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भीतरी भागों में शराब की जो दुकान थी, तो ये हो गया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों में घेराबंदी हुई। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों में बहुत सारे वन सत्याग्रह हुए। ये कहाँ पे हुए, गंटूर जिला, आदिवासी जिला, आदिवासी ग्रुप। ठीक है, फिर इन सत्याग्रहों में कई बार वे जितने भी चराई शुल्क आदि किए गए और अपने जानवरों के जंगल में छोड़ दिया गया। अब पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन के अंग्रेजों की सहायता में जितने भी गुरुद्वारे थे उनमें जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन भी चलाया गया था। अब जब हम इन सब उदाहरणों के आधार पर हम ये देखते हैं कि कई जगह पर लोगों ने गांधी जी को एक तरह का मसीहा के रूप में देखने लग गए थे। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति मानने लगे थे जिससे वे मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय जितने भी टकरावों थे उसके बजाय वर्गीय एकता में समर्थन लाने के लिए कोशिश करने लगे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूर को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोग खुद ही अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दे दिया गया था। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है स्थित मतलब वहां पे एक स्थित जगह थी जिसका नाम था प्रतापगढ़ में किसानों ने पट्टीदारों की गैर कानूनी जो उनके काम चल रहे थे उसको रुकवाने में सफलता थी और उसके लिए उन्होंने गांधी जी को धन्यवाद दिया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि गांधी जी का केवल नाम लेकर ऐसी किसानों ने आदिवासियों ने ऐसी कार्रवाई भी की जिसमें गांधीवादी आदेशों का अनुरूप नहीं था। इसी चीज को जब हम इस तस्वीर में देखते हैं तो कैसे महात्मा गांधी का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व दिखाया गया है, कैसे वे एकदम मतलब दुनिया को पूरे देश को खुशी देने के लिए बैठे हैं और कैसे उनकी वजह से उनको एक मसीहा के रूप में देखा गया। तो आज के इस वीडियो में हम ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो अंत है वो देखेंगे और कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा। बाय।